हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर से एक नई हॉरर स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले मुझे आज आपसे कुछ कहना था। इस चैनल पर मैं आपके लिए बेस्ट स्टोरीज लेकर आती हूँ और आप लोग मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आते और ये बात मुझे बहुत डिसअपॉइंट करती है, क्योंकि एक स्टोरी को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत वक्त लगता है। स्टोरी नरेशन से लेकर एडिटिंग तक बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तब कहीं जाकर एक स्टोरी तैयार होती है और अगर उस पर व्यूज़ नहीं आए तो फिर बहुत ख़राब लगता है। इसलिए आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस तरह की स्टोरीज़ इस चैनल पर सुनना चाहते हैं, क्योंकि एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं ये चाहती हूँ कि मेरा कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आप सिर्फ मेरी ही स्टोरीज सुने। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं और आज पहली बार ये स्टोरी सुन रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। और अब चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज का ये वाक़या सादिया ने हमारे साथ शेयर किया है। ये वाक़या इनके चचेरे भाई के साथ पेश आया था। ये लिखती हैं कि मेरे चचेरे भाई का नाम अरमान था, मगर प्यार से उन्हें सब शहज़ादा कहते थे। उसकी वजह ये थी कि वो बहुत खूबसूरत थे और उनकी चाल में वही रौब था जो अमीरजादों की चाल में होता है। उनके वालिद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ऊंचे ओहदे पर थे। न जाने उनकी तनख्वाह कितनी थी, लेकिन ख़ानदान में सबसे अमीर लोगों में उनका शुमार होता था। अरमान भाई की शोहरत का ये आलम था कि कॉलेज की तमाम लड़कियां उन पर मरती थीं, मगर अरमान भाई वो किसी को भाव नहीं देते थे। और फिर एक दिन कॉलेज में एक नई लड़की आई और अरमान की निगाह उन पर आकर ठहर गई। उस लड़की का नाम था जरीना। उसकी काली आंखें, लंबे बाल और उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी कि हर किसी का दिल उसे देखकर बेकाबू हो जाए। मगर जरीना को अरमान बिल्कुल पसंद नहीं था। वो तो उससे कोसों दूर रहती थी। अरमान कई बार उससे बात करने का ट्राई कर चुका था, लेकिन बात हो ही नहीं पाती थी। और फिर एक दिन अरमान ने जरीना से मुखातिब होने की कोशिश की। उसने जरीना से कहा कि तुम्हारे भाई नहीं आए हैं, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। लेकिन जरीना ने उससे मदद लेने से साफ इनकार कर दिया और आइंदा दोबारा उसके सामने ना दिखने की सलाह दे डाली। कॉलेज की सीढ़ियों पर खड़े अरमान को जरीना के इस रवैये से बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस हुई। जरीना के आखिरी अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे, आपकी मदद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उसे उम्मीद नहीं थी कि जरीना इस कदर बेरुखी दिखाएगी। घर लौटते वक्त अरमान की हालत ख़राब होती जा रही थी। अरमान गाड़ी में बैठा था, मगर उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसे बस जरीना का वो तल्ख लहजा याद आ रहा था। घर पहुंचकर उसने खाना तक नहीं खाया। उसकी अम्मी ने कई बार पूछा कि आखिर कॉलेज में क्या हुआ है। तब अरमान ने बस इतना ही कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मगर उसे रात भर नींद नहीं आई। बार बार जरीना का चेहरा उसकी आंखों के सामने आता जाता रहा। अगली सुबह अरमान को बहुत तेज बुखार था। उसकी अम्मी शहनाज बेगम उसकी ये हालत देखकर परेशान हो गई। उसके अब्बा डॉक्टर को बुलाकर लेकर आए, मगर अरमान को फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी और फिर तीसरे दिन उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। अरमान ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। हर वक्त बस एक ही नाम उसकी ज़बान पर था और वो था जरीना का नाम। रात को सारी रात वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहता। शहनाज बेगम यानी कि उसकी अम्मा उसके कमरे में बैठी उसकी ये हालत देखती रहती। वो जानती थी कि ये कोई आम बीमारी नहीं थी। उनका बेटा इश्क की आग में जल रहा था और वो भी एक तरफा इश्क। अरमान की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि डॉक्टर ने कहा था कि अगर कल तक इसकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो इसे अस्पताल में दाखिल करना पड़ेगा। अरमान का वज़न कम हो गया था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले हल्के हो गए थे। और फिर उस रात शहनाज बेगम अपने कमरे में गईं। उन्होंने अलमारी की तह से एक पुराना संदूक निकाला, काली लकड़ी का संदूक जिस पर अजीबो गरीब निशान बने हुए थे। ये संदूक उन्हें अपनी नानी से मिला था। शहनाज बेगम इस संदूक को सबसे छुपा कर रखती थी। उन्होंने कभी भी अपने बेटे को इस संदूक के बारे में नहीं बताया था।
वो नहीं चाहती थी कि अरमान इन चीज़ों के बारे में जाने, मगर अब हालात बदल गए थे। उनका इकलौता बेटा मर रहा था, वो तड़प रहा था। उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए उसे मना नहीं किया था और आज कुछ ऐसा था जो उसके लिए ला हासिल था। जरीना बेगम ने जब वो संदूक खोला तो संदूक के अंदर काले कपड़ों में लिपटी कुछ चीज़ें थीं और सबसे नीचे एक पुरानी किताब थी जिसके पन्ने अब पीले पड़ चुके थे। शहनाज बेगम ने वो किताब निकाली। उन्हें इसके कुछ सफ़हात पहले से याद थे, वो सफ़हात जो उन्होंने बचपन में अपनी नानी को पढ़ते हुए देखा था। ये एक ख़ास इल्म था, एक ऐसा इल्म जो किसी के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा कर सकता था, किसी की सोच बदल सकता था, किसी की ज़िंदगी को मोड़ सकता था। हालांकि शहनाज बेगम बहुत समझदार थी और वो जानती थी कि ये सब गलत था, मगर अपने बेटे को इस हालत में देखकर उनका दिल नहीं माना। अगले दिन सुबह शहनाज बेगम ने फरीदा से बात की। फरीदा की ही भतीजी जरीना थी, वही जरीना जिससे अरमान को मोहब्बत थी। शहनाज बेगम ने फरीदा से कहा, तुम्हारी भतीजी जरीना की उम्र क्या होगी? शादी के काबिल तो हो गई होगी ना? फरीदा ने सर हिलाया और कहा कि शादी की उम्र तो हो गई है, लेकिन अभी जरीना पढ़ाई पूरी करना चाहती है। शहनाज बेगम ने आगे कहा, मगर अच्छे रिश्ते देखने में तो कोई हर्ज नहीं है ना? मैं अपने बेटे अरमान के लिए एक लड़की ढूंढ रही हूँ। क्या तुम जरीना के लिए अरमान के बारे में सोचोगी? ये सुनकर फरीदा थोड़े सोच में पड़ गई और फिर उसने कहा, तुम्हारा बेटा तो बहुत अच्छा है शहनाज, मगर एक बार मुझे जरीना के वालिदैन से बात करनी होगी। और फिर 2 हफ्ते के अंदर ही जरीना और अरमान की बात पक्की हो गई। जरीना के वालिदैन इस रिश्ते के लिए राज़ी हो गए। आखिर अरमान का ख़ानदान बहुत अच्छा था, उनके पास पैसा था, इज्जत थी, सब कुछ था। मगर जब फरीदा ने जरीना को ये खबर सुनाई तो उसका चेहरा उतर गया। उसने कहा, अम्मी, मैं अरमान से शादी नहीं करूँगी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तब उसकी अम्मा ने कहा, लेकिन क्यों बेटा, तुमने तो उसे अभी तक ठीक से देखा भी नहीं। तब जरीना ने कहा, मैंने देखा है अम्मी, वो मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ता है, बहुत घमंडी है, वो बहुत ज़्यादा मगरूर है और इसलिए वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मगर जरीना की अम्मी ने उसकी एक ना सुनी। उन्होंने कहा, बेटा ये बहुत अच्छा रिश्ता है और फिर शादी के बाद सब ठीक हो जाता है और देखना तुम्हें भी वो बहुत पसंद आएगा। जब अरमान को उसकी अम्मी ने बताया कि उसकी शादी जरीना से तय हो गई है तो पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ और फिर जब उसे पता चला कि जरीना से उसकी शादी होने वाली है तो वो बहुत खुश हुआ। एक तरफ तो वो खुश था कि आखिरकार जरीना उसकी होने वाली है, मगर दूसरी तरफ उसे पता था कि जरीना उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। पसंद तो क्या, वो तो उससे नफ़रत करती है। तब अरमान ने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी, जरीना को पता तो है ना कि उसकी शादी मुझसे हो रही है? तब शहनाज बेगम ने बड़ी ही चालाकी से कहा, हाँ बेटा, उसे पता है, मगर तुम्हें एक बात का ख़ास ध्यान रखना है, शादी से पहले तुम उससे नहीं मिलना। हमारे यहाँ दूल्हा दुल्हन शादी से पहले नहीं मिलते, इसे गलत समझा जाता है, समझे ना तुम? अरमान ने हंसते हुए हाँ में सर हिलाया। उसे नहीं पता था कि उसकी अम्मी ऐसा क्यों कह रही हैं। असल में शहनाज बेगम नहीं चाहती थी कि जरीना शादी से पहले अरमान को देखे और शादी से इनकार कर दे। दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। रात को जब सब सो जाते तो शहनाज बेगम अपने कमरे में वो संदूक खोलकर बैठ जाती। वो पुरानी किताब खोलती और धीमी आवाज़ में कुछ पढ़ती। उनके सामने जरीना की एक तस्वीर रखी होती जो उन्होंने फरीदा से मांगी थी और फिर वो कुछ अल्फाज दोहराती, जरीना बिनते फरीदा, तेरी सोच, तेरे ख्वाब, तेरी धड़कन सब मेरे बेटे के नाम हो जाए और तू उसकी मोहब्बत में डूब जाए। हर रात यही रस्म दोहराई जाती और हर रात वो चीज़ ज़्यादा ताकतवर हो जाती। अरमान ये सब नहीं जानता था, लेकिन एक रात अरमान ने ये सब करते हुए अपनी माँ को देख लिया। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी, ये सब क्या है? आप ये सब क्या कर रही हैं? मगर उन्होंने किसी तरह बात टाल दी
उन्होंने कहा, बेटा ये सब कुछ नहीं है, बस तुम्हारी खुशी की मन्नतें मांग रही थी कि जल्दी से मेरे बेटे की शादी हो जाए और तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस तुम खुश रहो और अपनी शादी की तैयारी करो। और फिर फाइनली शादी का दिन आ ही गया। पूरे घर में बहुत रौनक थी। शहनाज बेगम ने अपने बेटे की शादी में ख़ास एहतमाम किया था। घर के हर कोने में उन्होंने अजीब तरह के निशान बनाए थे, खासकर ऐसी जगहों पर जहां किसी की नज़र न जाए। वो अपने अमल को ज़रा सा भी कमज़ोर नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि इस रिश्ते के लिए उनकी की गई मेहनत ज़ाया जाए। और फिर धूमधाम से बारात आई। अरमान दूल्हा बना शेरवानी पहने बैठा था। शहनाज बेगम अपने बेटे को दूल्हा बनते देख बहुत खुश लग रही थी। अरमान भी बहुत खुश था। आज उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। आखिरकार जरीना आज उसकी हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। रात के 10 बजे उन दोनों का निकाह हुआ। अरमान ने काजी साहब के सामने कबूल है कहा और फिर जरीना की बारी आई। पर्दे के पीछे से जरीना की आवाज़ सुनाई दी। उसने भी कबूल है कहा। शादी के बाद जब जरीना को दुल्हन के कमरे में ले जाया गया, जरीना बहुत कमज़ोर हो गई थी। दूर बैठी शहनाज बेगम अपने बेटे को खुश देखकर मुस्कुरा रही थी। आखिरकार उनका इल्म काम कर गया था। जरीना के दिल में अब सिर्फ अरमान की ही मोहब्बत थी। रात को जब अरमान एक कमरे में दाखिल हुआ तो उसका दिल बहुत ही तेज़ी से धड़क रहा था। फूलों से सजी मसहरी पर दुल्हन बनी जरीना बैठी थी। अरमान धीरे से उसके करीब गया। उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने जरीना का घूंघट उठाया और फिर जब उसने जरीना को देखा तो वो हैरान रह गया। ये जरीना बिल्कुल नहीं थी। उसके सामने एक ऐसी लड़की बैठी थी जिसके चेहरे पर ना कोई एहसास था और ना ही कोई जज्बात था। वो बिल्कुल बदल गई थी। बज़ाहिर वो जरीना ही थी, लेकिन ये वो जरीना नहीं थी जो अरमान को पसंद थी। अरमान समझ चुका था कि ज़रूर उसकी माँ ने जरीना के साथ कुछ किया है। अगले दिन जब अरमान ने अपनी माँ से ये बात पूछी तो उन्होंने कहा, बेटा हमारे ख़ानदान में ये रिवाज सदियों से चला आ रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मेरी नानी ने मेरे छोटे भाई का रिश्ता भी ऐसे ही किया था और फिर तुमने उससे शादी की है ना, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैंने 3 महीने तुम्हारे लिए लगातार मेहनत की है और अब उसके अंदर सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत भरी हुई है। वो तुम्हारी हर बात मानेगी, तुम्हारे हर इशारे पर चलेगी। बस यही तो तुम चाहते थे ना। अपनी माँ से ये बात सुनकर अरमान पीछे हटा। उसने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो जादू है, ये तो काला जादू है। तब अरमान की माँ ने कहा, हाँ बेटा यही तो है। उसकी अम्मी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मगर इसमें गलत क्या है? तुम्हें वो चाहिए थी ना, और अब वो तुम्हारी है हमेशा के लिए, तो बस खुश रहो। तब अरमान ने उनसे कहा, नहीं अम्मी, मुझे ये जरीना बिल्कुल नहीं चाहिए थी। मुझे तो वो जरीना चाहिए जो मुझसे नफ़रत करती थी, जो मेरी बेइज्जती करती थी। कम से कम वो जिंदा तो थी। लेकिन अरमान की माँ ने उसकी एक ना सुनी। उन्होंने उसे समझा दिया कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और फिर दिन गुजरते गए। जरीना अरमान के साथ रहती, उसकी हर बात मानती, मगर अरमान उसके साथ अब पागल सा होने लगा था। उसे बीवी नहीं बल्कि एक रोबोट मिला था जो उसकी हर बात पर हाजी हाजी करता था। अरमान उसके इस बिहेवियर से झल्ला उठा। उसने अपनी अम्मी से मिन्नतें की कि वो जरीना को वापस पहले जैसा कर दे। उसे बीवी चाहिए थी, कोई रोबोट नहीं जो उसके इशारों पर नाचे। तब उसकी माँ ने कहा, अरमान अब ये बिल्कुल नहीं हो सकता। जब एक बार किसी रूह को जकड़ लिया जाता है तो वो फिर कभी आज़ाद नहीं होती। और फिर ये तुम्हारी ही ख्वाहिश थी ना कि जरीना तुम्हारी हो, इसलिए अब उसके साथ खुश रहो। एक रात अरमान जब बिस्तर पर लेटा था, जरीना उसके बराबर में बेखबर सो रही थी। तभी अरमान की अचानक आँख खुली। वो उठा। उसने देखा कि कमरे के कोने में एक साया खड़ा था, काला साया। उसकी शक्ल धुंधली थी। अरमान उसे देखकर थोड़ा डरा। फिर उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहाँ? इतने में वो साया आगे बढ़ा। मैं वो हूँ जिसे तुम्हारी अम्मी ने बुलाया था।
ये सुनकर अरमान के रोंगटे खड़े हो गए। तब वो साया अरमान के और करीब आया। अब अरमान उसकी लाल आंखें देख सकता था। उस साये ने कहा, मैं अपनी कीमत लेने आया हूँ। तुम्हें इस काले इल्म की कीमत अदा करनी होगी, नहीं तो मैं एक और रूह को अपने साथ ले जाऊंगा। ये कहकर वो साया वहां से गायब हो गया। अगली सुबह अरमान ने अपनी अम्मी को सब कुछ बताया। अरमान की ये बात सुनकर पहली बार उनके चेहरे पर खौफ दिखाई दिया। फिर उन्होंने अरमान से कहा, उसे तो मेरे पास आना चाहिए था, फिर वो तुम्हारे पास क्यों आया? फिर कुछ सोचते हुए उसकी अम्मी ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने कहा, अरमान, कुछ चीज़ें जब एक बार शुरू हो जाएं तो फिर नहीं रुकती। जिस इल्म का मैंने इस्तेमाल किया वो सिर्फ तब तक काबू में रहता है जब तक इंसान का इरादा पक्का हो, मगर तुम्हारा इरादा डगमगा गया है। तुम जरीना को वापस चाहने लगे और उसने तुम्हारी ये कमज़ोरी भांप ली। तब अरमान ने कहा, तो अब क्या होगा अम्मी? तब उसकी अम्मी चुप रही। अरमान के इस सवाल का जवाब उनके पास अब नहीं था। जब से वो साया अरमान ने अपने कमरे में देखा था, उस रात से ही अजीबो गरीब चीज़ें होने लगी थी। रातों में उठकर जरीना घर का चक्कर लगाती, जैसे वो जरीना नहीं बल्कि कोई और हो। वो अजीब तरह से बातें करने लगी थी। उसकी काली आंखें अंधेरे में भी चमकती और वो अचानक से ज़ोर ज़ोर से अजीब तरह से हंसती। एक रात जब वो दोनों सो रहे थे, तब जरीना चुपचाप उठी और सोते हुए अरमान का गला पकड़ लिया। अरमान ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तब जरीना ने अरमान से कहा, अरमान, तुमने मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन ली और अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी तुमसे छीन लूँगी। ये कहते हुए जब उसने अरमान को छोड़ा, अरमान तेज़ी से भागकर अंदर कमरे में बंद हो गया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। जरीना बाहर से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगी। वो बाहर खड़ी चिल्ला रही थी, अरमान, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो। अरमान कोने में छुप गया था। उसे पता था कि दरवाज़ा ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। और फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। वो आवाज़ें आना बंद हो गई। अरमान ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी धीरे से दरवाजे की कुंडी हिली और फिर दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा। अरमान ने देखा, उसके सामने जरीना खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर पर खून सवार हो। जरीना धीरे धीरे अरमान की तरफ बढ़ने लगी। अरमान ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और तभी अचानक कमरे की खिड़की टूट गई और एक तेज़ रोशनी अंदर आई और तभी जरीना चीखते हुए पीछे हटी। अरमान ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स खिड़की के पास खड़ा था। न जाने वो कौन था, लेकिन उसने अरमान से कहा, बेटा, ये लड़की अब नहीं बचेगी। जो चीज़ इसके अंदर है वो इसे नहीं छोड़ेगी। अरमान ये सब सुनकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तब उन बुजुर्ग ने कहा, ये लड़की पहले ही जा चुकी है, तुम इससे दूर रहो, नहीं तो ये तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगी। मगर अरमान को अब जरीना से मोहब्बत हो गई थी। उसने कहा कि मैं उसे इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता, आखिर उसकी ये हालत मेरी वजह से है। अरमान ने तेज़ आवाज़ में कहा, जरीना, अगर तुम वहाँ कहीं हो तो मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे लिए ये कभी नहीं चाहा था। मुझे माफ़ कर दो जरीना। तब वो बुज़ुर्ग बोले, इसको आज़ाद करने का सिर्फ एक ही तरीक़ा है। जिसने ये जादू किया है उसे ख़त्म करना होगा और इसके लिए तुम्हारी अम्मी को इस दुनिया से जाना होगा। ये सुनकर अरमान के कदम लड़खड़ा गए। वो कहने लगा, मैं अपनी अम्मी को नहीं मार सकता। तब उन बुज़ुर्ग ने कहा, सोच लो, मुझे सोचकर जवाब दे देना। ये कहकर वो बुज़ुर्ग वहाँ से गायब हो गए। अरमान ने जब इस बारे में अपनी अम्मी से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हकीकत में वो खुद भी अब उस चीज़ से डरने लगी थी जो उन्होंने बुलाई थी। वो उस वक्त अपने बेटे की मोहब्बत में बह गई थी और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अपने किए हुए अमल को वो बदल नहीं पा रही थी, लेकिन उन्होंने अरमान से कहा कि वो उन ताकतों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी
लेकिन उसी रात अरमान ने अपनी अम्मी के कमरे में वो संदूक ढूंढा जिसमें उन्होंने वो जादू का सामान छुपा कर रखा हुआ था। उसने उसे बाहर लाकर उस संदूक में आग लगा दी। जैसे ही संदूक ने जलना शुरू किया, घर में भयानक चीखें गूंजने लगी, दीवारों से खून टपकने लगा और तभी जरीना ऊपर सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आकर गिरी। उसके बहुत चोट आई थी। ये शोर सुनकर अरमान की अम्मी दौड़ती हुई अपने कमरे से बाहर आईं। उन्होंने उस संदूक को जलता हुआ देखकर अपना सर पकड़ लिया। उन्होंने कहा, अरमान, तुमने ये क्या किया? तब अरमान ने उनसे कहा, अम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मगर ये सब करना बहुत ज़रूरी था। मैं जरीना को तड़पते हुए नहीं देख सकता था और ना ही मैं आपको खोना चाहता था, इसलिए मैंने उस संदूक का ही नामो निशान मिटा दिया। सारे फितने की जड़ वही संदूक था। ये कहते हुए जैसे ही अरमान ने अपनी अम्मी की तरफ देखा, उसकी अम्मी अपने सीने पर हाथ रखे खड़ी थी और अचानक वो औंधे मुंह गिर पड़ी। उनके मुंह से खून निकलने लगा। अरमान उनकी तरफ भागा, लेकिन उनकी सांसें थम चुकी थीं और जब उसने उस संदूक की तरफ देखा तो वो संदूक पूरी तरह से जल गया था। जरीना की चीख भी अब रुक गई थी। वो उसके बराबर में ही बेहोश पड़ी थी। अरमान उसके पास गया। उसने उसे हिलाया। जरीना, उठो, अपनी आंखें खोलो। जरीना ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। वो अरमान को अपने सामने देखकर घबरा गई। जरीना को देखकर अरमान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जरीना को गले लगाते हुए कहा, सब खत्म हो गया जरीना, सब कुछ खत्म हो गया। ये सब देखकर आसपास के लोग उनके घर में जमा हो गए थे और तभी पुलिस आई। अरमान को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने पुलिस को सब कुछ बताया, उस संदूक के बारे में, उस जादू के बारे में, मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी और आखिरकार उसे अरेस्ट कर लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी अम्मी की मौत की वजह सर पर लगी गहरी चोट बताई गई थी, जबकि हैरानी की बात यह थी कि जाहिर में उन्हें कोई चोट नहीं आई थी, मगर घर की हालत, दीवारों पर खून के धब्बे और जली हुई अजीब चीज़ें, ये सब सबूत बन गए कि कुछ गड़बड़ ज़रूर थी। और फिर अरमान पर अपनी अम्मी के कत्ल का इल्ज़ाम लगा। उधर जरीना को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि उसे कोई जिस्मानी चोट नहीं थी, मगर उसकी यादाश्त चली गई थी। उसे शादी के बाद का कुछ भी याद नहीं था। अरमान को 7 साल की सज़ा सुनाई गई। जरीना को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी थी। उसकी यादाश्त धुंधली थी। शादी के बाद का कुछ भी उसे ठीक से याद नहीं था। और उधर अरमान, जेल की ऊंची दीवारें, मोटी सलाखें और उसमें बंद कैदियों की चीखें, ये सब अब अरमान की नई दुनिया थी। पहले कुछ दिन तो वो चुप रहा, अपने सेल में एक कोने में बैठा रहता, मगर कुछ दिन बाद से ही अजीब चीज़ें होने लगी। एक रात जब जेल में सन्नाटा पसरा था, सारे कैदी सो रहे थे, तभी रात के 2 बजे जेल में अचानक एक चीख गूंजी, इतनी भयानक और इतनी दर्दनाक। सारे कैदी जाग गए। वो आवाज़ अरमान की सेल से आ रही थी। गार्ड्स जब दौड़े तब उन्होंने देखा कि अरमान दीवार से सर मार रहा है, ज़ोर ज़ोर से। उसके माथे से खून बह रहा था और वो चिल्ला रहा था, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और ज़बरदस्ती बिस्तर पर लिटाया और तभी डॉक्टर को बुलाया गया। अरमान का घाव साफ किया गया, उसके पट्टी बांधी गई और फिर उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया गया। मगर अरमान शांत नहीं हुआ। जब वो होश में आता तो बार बार अजीब चीज़ें बोलता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, निकलो मेरे अंदर से। डॉक्टर ने सोचा कि शायद दिमागी सदमे से ये सब हो रहा है, इसलिए उसे नींद की दवाई दी गई। मगर अगली रात फिर वही हुआ, लेकिन इस बार सीन बिल्कुल उल्टा था। इस बार अरमान अपनी सेल में ही उछल कूद मचा रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, एक पागलों जैसी हंसी। गार्ड्स ने जब उसे देखा तो डर गया। अरमान की आंखें, उसकी आंखें जैसे आग उगल रही थीं। तभी गार्ड ने जेल के सुपरिटेंडेंट को बुलाया। उन्होंने फैसला किया कि अरमान को अलग सेल में रखा जाएगा, वो सेल जो दूसरे कैदियों से दूर हो, क्योंकि बाकी कैदियों को अरमान से ख़तरा था। अरमान की काउंसलिंग के लिए जेल में ही एक मनोचिकित्सक को बुलाया गया। डॉक्टर रहीम एक तजुर्बेकार साइकोलॉजिस्ट थे।
उन्होंने अरमान से बात करने की कोशिश की। अरमान उनके सामने बैठा था, सर झुकाए। वो कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से उसने अपना सर उठाया। जब डॉक्टर रहीम ने अरमान की आंखों में देखा तो उनकी रूह कांप गई। वो आंखें वो इंसान की आंखें नहीं थीं। साइकियाट्रिस्ट होने के साथ साथ डॉक्टर रहीम इन चीज़ों की भी जानकारी रखते थे। वो अरमान को देखते ही समझ चुके थे कि उसके अंदर कोई शैतान है और वही उससे ये सब करा रहा है। डॉक्टर रहीम ने जैसे ही उसकी नब्ज़ को छुआ, अचानक अरमान गिर गया और तड़पने लगा। वो अपने आप को पीटने लगा। तब गार्ड्स ने आकर उसे पकड़ा और फिर उसे कंट्रोल करने के लिए उसे इंजेक्शन लगाया गया। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। कभी अरमान शांत रहता, घंटों कोनों में बैठा खुद से बातें करता रहता, और कभी अचानक उछल पड़ता और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता। दूसरे कैदी भी अब उससे डरने लगे थे। उसकी जेल के पास से गुजरते वक्त तेज़ी से निकल जाते। रात को भी उसकी सेल से अजीब तरह की आवाज़ें आती। एक रात एक गार्ड जब ड्यूटी पर था तो वो अरमान की सेल के पास से गुजरा तो उसने देखा कि अरमान खड़ा है सलाखों के पीछे, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। गार्ड उसके करीब गया और उससे कहा, रात का वक्त है, अंदर जाकर सो जाओ। तब अरमान ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें इतनी खौफनाक थीं कि गार्ड की चीख निकल गई। अरमान की आंखें पूरी तरह काली हो गई थीं। उनमें कोई सफ़ेदी नहीं थी, बस काला रंग। और फिर उस गार्ड को देखकर उसका चेहरा बदल गया। वो मुस्कुराया, एक शैतानी मुस्कुराहट। गार्ड उसे देखकर पीछे हट गया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। ये सब अरमान के साथ चलता रहा। इन 7 सालों में वो शैतान उस पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका था। और फिर अरमान की सज़ा पूरी हुई और रिहाई का दिन आया। जेल के गेट के बाहर जरीना खड़ी थी, लेकिन उसने अरमान को पहचाना ही नहीं, क्योंकि वो इतना बदल गया था। बड़े बड़े उलझे हुए बाल, बेतरतीब दाढ़ी, पीला चेहरा और आंखों के नीचे काले घेरे थे। और उसकी चाल, वो चाल जो कभी शाहाना हुआ करती थी, वो चाल अब लड़खड़ा रही थी। अरमान गेट से बाहर आया। उसने जरीना को देखा तो एक पल के लिए उसकी आंखों में पहचान आई कि ये जरीना है। और जब जरीना उसके करीब आई तो उसने अरमान का हाथ पकड़ा। जरीना ने कहा, चलो अरमान, घर चलते हैं। लेकिन अरमान उसे देखकर चुप रहा। रास्ते में भी जब वो दोनों बस में बैठे थे, अरमान चुप रहा, बस खिड़की से बाहर देखता रहा। उसने जरीना से कुछ नहीं कहा। घर पहुंचकर जरीना ने अरमान को फ्रेश होने के लिए कहा। अरमान बाथरूम में गया। जरीना बाहर बैठी उसके लिए नाश्ता बना रही थी। तभी अंदर से एक तेज़ आवाज़ आई, जैसे कुछ टूटा हो। जब जरीना दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तब उसने देखा कि अरमान शीशे के सामने खड़ा था और शीशा टूट गया था। और अरमान उस टूटे हुए शीशे में अपनी परछाई देखकर बात कर रहा था। ये देखकर जरीना समझ चुकी थी कि 7 साल पहले जो हुआ था वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था। वो शैतानी साया अभी भी अरमान के साथ है, उसके अंदर है, जो धीरे धीरे उसे निगल रहा है। उस रात जरीना सो नहीं पाई। वो अरमान को देखती रही। अरमान बिस्तर पर लेटा था, मगर उसकी आंखें खुली हुई थी। वो लगातार छत की तरफ देख रहा था, बिना पलक झपकाए। सुबह होते ही जरीना ने फैसला किया कि उसे अरमान को दिखाना होगा। वो खुद से सोच रही थी कि क्या उसे अरमान को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन फिर उसने सोचा कि डॉक्टर ये सब नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उसे किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो इन चीज़ों को जानता हो, समझता हो। तब उसने अपनी एक पुरानी दोस्त से बात की। उसका नाम समीना था, वही समीना जिसने जरीना के इलाज के लिए भी एक बुज़ुर्ग से मुलाकात कराई थी। वो गांव में ही रहते थे, वहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर। लोग उनके बारे में कहते थे कि इरफान साहब को बहुत इल्म है, और ख़ासकर शैतानी ताकतों को कंट्रोल करने का इल्म। वो अपने इल्म से उन लोगों की मदद करते हैं जो इस तरह की मुसीबतों में फंस जाते हैं। जरीना ने अरमान से कहा, चलो अरमान, आज हमें कहीं बाहर जाना है। अरमान ने पहले उसकी तरफ देखा और फिर पूछा, कहाँ जाना है? तब जरीना ने कहा, बस मेरे साथ चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। असल में वो अरमान को बताना नहीं चाहती थी, वरना अरमान वहाँ जाने से पहले ही इनकार कर देता।
जरीना की बात सुनकर अरमान धीरे से उठा और बोला, ठीक है, चलो चलते हैं। गाड़ी शहर से बाहर निकली। सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी, दोनों तरफ खेत थे, आसमान पर काले बादल छा रहे थे, हवा तेज चल रही थी और अरमान गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठा मुस्कुरा रहा था। अभी वो लोग रास्ते में ही थे कि अचानक गाड़ी के अंदर काले लिबास में एक साया दिखाई दिया। उसे देखकर जरीना की चीख निकल गई। वो अरमान के पीछे छिपने लगी। वो उस वक्त डर से कांप रही थी। वो साया अब उन दोनों के बिल्कुल सामने था। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा। अरमान उस वक्त बिल्कुल ठीक लग रहा था। उसने जरीना को गाड़ी से बाहर धक्का देते हुए कहा, जाओ तुम यहाँ से, नहीं तो ये अम्मी की तरह तुम्हें भी खा जाएगा। मगर जरीना ने जाने से इनकार कर दिया। उसने अरमान का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी अरमान। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी हंसने लगा। कितना खूबसूरत है ना तुम दोनों का प्यार, लेकिन मुझे मेरी कीमत लेनी होगी। ये कहते हुए जैसे ही उस बूढ़े आदमी का साया जरीना की तरफ झपटा, उसी वक्त खिड़की टूट गई। जरीना ने देखा तो सामने इरफान साहब खड़े थे। दरअसल उसकी दोस्त समीना ही उनको लेकर वहां आई थी। उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ जरूर है, जो इतनी देर से वो लोग अभी तक नहीं पहुंचे। इरफान साहब ने उसी वक्त अपने इल्म का इस्तेमाल किया तो वो काला साया कहने लगा, हम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए थे, हमें बुलाया गया था, ज़बरदस्ती बुलाया गया था। इसकी माँ ने 3 महीने तक अपने इल्म के ज़रिए हमें मजबूर किया था यहाँ आने के लिए, और अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अब तुम्हें इसका अंजाम देखना होगा, शैतानी ताकतों का अंजाम। लेकिन इरफान साहब भी बहुत पहुँचे हुए थे। वो काफ़ी वक्त से इन शैतानी ताकतों को हैंडल कर रहे थे। इरफान साहब ने फिर दम किया हुआ पानी उसके ऊपर फेंका और देखते ही देखते वो काला साया किसी धुएं की तरह वहाँ से गायब हो गया। अरमान अब बिल्कुल ठीक हो गया था। जरीना भी अब ठीक थी। उन दोनों को एक नई ज़िंदगी मिल चुकी थी। इरफान साहब का दोनों ने शुक्रिया अदा किया और अपने घर आ गए। मगर उस रात जब अरमान अपने कमरे में सोने के लिए गया तो उसे आईने में एक परछाई दिखाई दी, बहुत हल्की और बहुत ही धुंधली परछाई। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद वो साया वापस आ गया है, मगर जब उसने ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि वो सिर्फ उसकी अपनी ही परछाई थी, एक इंसान की परछाई। उसने आईने की तरफ देखकर कहा, अब मैं तुमसे नहीं डरता, मेरा सारा डर, सारा खौफ अब ख़त्म हो गया है। कुछ महीने बाद अरमान ने उस घर को बेच दिया और वो जगह छोड़कर वो एक छोटे से कस्बे में चला गया और वहाँ उसने एक छोटी सी दुकान खोली, कपड़े की दुकान। जरीना भी उसके साथ ही थी। एक रात जब वो दोनों अपने कमरे में थे तो जरीना ने अरमान से पूछा, अरमान, क्या तुम्हें अभी भी डर लगता है कि वो चीज़ वापस आ जाएगी? तब अरमान ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हाँ कभी कभी, मगर फिर मैं तुम्हें देखता हूँ और तब मुझे याद आता है कि असली ताकत प्यार में है, जादू में नहीं। जरीना ये बात सुनकर मुस्कुराई और कहने लगी, डर मुझे भी लगता है, मगर अब हम दोनों साथ हैं। उस रात से वो दोनों चैन की नींद सोए। इस हादसे को बहुत साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी जब अरमान भाई हम भाई बहनों के साथ बैठते हैं तो वो इस वाक़ये को सुनाते हुए सहम जाते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब उनकी ज़िंदगी में एक नन्हा फूल खिल गया है और अब वो अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू कर चुके हैं।